नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म एग्जाम विद अरिहंत पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। करो तैयारी जीत की, ये जो हमारा स्लोगन चला आ रहा है, इसी के अंतर्गत हम सभी टीचर्स आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आते हैं। जी हाँ, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को विद शॉर्ट ट्रिक क्लियर किया जा रहा है और उसी क्रम में आज एक नया टॉपिक है आपके सामने जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है गणितीय तर्क शक्ति। मैथमेटिकल मतलब गणितीय और रीजनिंग का मतलब हो गया तर्क शक्ति। तो गणितीय तर्क शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक बात खास है कि यदि आप गणित पढ़ते हैं तो गणित जैसे ही प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। मैथ्स तो हम सभी लोग पढ़ते हैं अपने हर पेपर के लिए। भाई मैथ्स तो वैसे भी दूल्हा सब्जेक्ट कहा जाता है। हाँ, बारात में दूल्हा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो वो दूल्हा सब्जेक्ट हो गया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न क्या आ रहा है आपके सामने, ये एजेस से है, यानी कि आयु संबंधी प्रश्नों से है। कहता है रीना और उसके पिता की आयु का योगफल 60 वर्ष है और उनकी आयु के बीच अंतर 36 वर्ष है। रीना के पिता की आयु ज्ञात करें, यानी कि रीना के पिता की आयु आपको निकालकर बतानी है। देखो भाई, मैं थोड़ा सा पुराने समय का वो रहा हूँ, विद्यार्थी स्टूडेंट, वो टीचर तो अब नए जमाने का हूँ, तो उसी तरीके से सवाल को सॉल्व करवाऊंगा आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स का है ना, इसलिए। रीना और उसके पिता की आयु का योगफल। देखो मैंने पिता को पी ही बोल दिया, पी फॉर पिता बोल दिया मैंने। थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी कम कर देता हूं। हाँ भाई, पी फॉर पिता, ठीक है, पी फॉर पिता और आर फॉर रीना। इन दोनों की आयु का योगफल जो आपको दे रखा है वो कितने वर्ष दे रखा है? 60 वर्ष दे रखा है, 60 ईयर्स दे रखा है। आगे कहता है और इनकी आयु के बीच जो अंतर है वो 36 वर्ष का है। अंतर मतलब पिताजी और रीना की आयु में जो डिफरेंस है, माइनस करके ही पता चलेगा, वो 36 ईयर्स है। तो मैंने यहां पर 36 ईयर्स लिख दिया। अब छोटे बच्चों की तरह ये इक्वेशन 1 बन गई है, ये इक्वेशन 2 बन गई है, ऐसा नहीं बताऊंगा आपको, आप समझ ही रहे हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 है, आपको पता है ये प्लस आर और माइनस आर, प्लस रीना और माइनस रीना कट जाएंगी, दो पिताजी बचेंगे। नहीं वैसे नहीं, यानी कि 2p हो जाएंगे, p और p जोड़कर, और बराबर हो जाएगा 60 और 36 मिलकर 96। यदि आप एक पिताजी की वैल्यू निकालेंगे तो 96/2 हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। पिताजी की उम्र निकलकर आ गई 48 वर्ष, 48 ईयर्स। और आपसे पूछी किसकी आयु थी बताइए, रीना के पिता की आयु ज्ञात करें, तो रीना के पिता की आयु ही निकलकर आई है, दैट इज 48 ईयर्स। मान लीजिए रीना की पूछी जाती तो आपको कुछ नहीं करना था। इस इक्वेशन में पिताजी की वैल्यू जो 48 है उसे ले जाकर यहां माइनस करना था, रीना की निकल के आ जाती। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा इसमें लाभ लपेट नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाने वाला प्रश्न है। आगे लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो आयु से संबंधित प्रश्न शुरुआत में मैंने रखे हुए हैं, आगे बहुत शानदार प्रश्न भी इसमें देखने को मिलेंगे। अगला सवाल कह रहा है एक मां ने अपने बेटे से कहा जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। मतलब जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, यानी कि आज तुम जितने वर्ष के हो उतने वर्ष की मैं तब थी जब तुम पैदा हुए थे, ऐसा कह रही है मां। एक मां ने अपने बेटे से कहा जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि 5 वर्ष पहले बेटे की आयु 16 वर्ष थी। अब एक बात बताओ, 5 साल पहले बेटा 16 वर्ष का था तो आज वर्तमान में ये 21 साल का हो गया कि नहीं हो गया? बेटे की बात करें तो बिल्कुल हो गया। तो मां की वर्तमान आयु बताइए। तो अभी बेटे की वर्तमान आयु मुझे पता चल गई है, बेटा जो है वो कितने वर्ष का है? 21 वर्ष का है। लेकिन मां ने क्या कहा बेटे से कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। तो मेरी आयु 21 वर्ष तब थी, तुम्हारी तो 21 अब है ना, तो मेरी आयु 21 वर्ष तब थी जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी मेरी आयु। आज तुम्हारी 21 है, मेरी 21 वर्ष आयु तब थी जब तुम पैदा हुए थे। तब से लेके आज तक तुम 21 साल बड़े हो गए, तो माता जी भी तो 21 साल बड़ी हो ही गई होंगी ना। तो 21 और 21 42, यानी कि इस समय जो माता की आयु है वो 42 ईयर्स है, यानी कि 42 वर्ष है। ए करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आपको आ गई कि नहीं आ गई? बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है?
आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा। इसका कोई दूसरा तरीका यदि आप जानना चाहते हैं, चलिए वो भी बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक माँ है और एक बेटा है, और माँ बेटे से कह रही है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यानी कि मान लो कि बेटा अभी x वर्ष का है, तो माँ क्या कह रही है, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं x वर्ष की थी। अभी बेटा x वर्ष बड़ा हो गया तो माँ भी x वर्ष बड़ी हो ही गई होगी, यानी कि माँ इस समय कितने वर्ष की हो गई, 2x की। तो माँ की आयु बराबर हो जाएगी कितने के, ये हो जाएगी आपकी दुगनी हो गई ना माँ किसकी, x की। x हमने बेटे की आयु मानी थी और बेटे की आयु उसमें दी गई है, कितनी है 21। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 21 बराबर कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष, 42 ईयर्स। यही आपने आंसर भी निकाला। आई होप अभी समझ में आ गई होगी बात, वैसे नहीं तो ऐसे समझ में आई होगी, कैसे ना कैसे तो समझ में आई होगी, आई कि नहीं आई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है अगला सवाल, क्या कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। यानी कि पिता यह कह रहा है पुत्र से, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पिता यह कह रहा है पुत्र से कि तुम अभी वर्तमान में x वर्ष के हो, लेकिन जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का 3 गुना बड़ा था। यानी कि x का भी 3 गुना था, मैं 3x का था जब तुम पैदा हुए थे। लेकिन आज तुम्हें पैदा हुए x वर्ष हो गई, यानी कि तुम x साल बड़े हो गए, तो मैं भी x साल बड़ा हो गया। यानी कि मैं कितने x का हो गया, कि सर 4x का हो गया। कह रहा है यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो मैं इसके बराबर 48 रख सकता हूं कि नहीं रख सकता। चलिए, तो पिता की आयु 4x बराबर 48 हो गई, तो x बराबर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और x हमने किसकी आयु मानी थी, ध्यान है ना आपको, पुत्र की वर्तमान आयु मानी थी। अच्छा, कह रहा है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, 4 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी। ये तो वर्तमान आयु आई है ना 4 साल, मतलब अभी पुत्र की 12 साल। अब इसमें से 4 साल घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 4 साल पहले इसकी आयु 8 वर्ष की थी, 8 ईयर्स थी। और 8 ईयर्स आपको बी बॉम्बे में दे रखा है, जो कि एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है अगला प्रश्न, ये सवाल बहुत ही कॉमन है भाई, मैथमेटिक्स में भी आपको देखने को मिलता है। कक्षा 8 या 7 में आपने कभी ना कभी इस सवाल को जरूर पढ़ा होगा, सेम इसी भाषा में और मिलता है। अच्छा, सबसे गलत बात और बुरी बात क्या है पता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद भी भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आज के बाद आप इस सवाल को कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए देखिएगा, सवाल कह रहा है एक प्रेस सम्मेलन में 28 व्यक्ति मौजूद हैं। यानी कि वो प्रेस वार्ता नहीं होती है जब कोई नेता इकट्ठे कर लेते हैं, प्रेस सम्मेलन में पत्रकार बंधु इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक प्रेस सम्मेलन में 28 व्यक्ति मौजूद है। सम्मेलन के बाद सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जब सम्मेलन खत्म हुआ तो जी न्यूज वाले आज तक से मिला रहे हैं, आज तक वाले इनसे मिला रहे हैं, ये वाले उनसे मिला रहे हैं, तो एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, भाई कैसा है कैसा है। भले ही कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्ती भी होती है क्योंकि डेली मिलना जुलना रहता है। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि उनमें से 7 व्यक्ति हाथ मिलाने से मना कर देते, मतलब कट्टरता, मतलब दुश्मनी ज्यादा चल रही है लगता है, 7 व्यक्ति ने मना कर दिया हम नहीं मिलाएंगे तुमसे हाथ, चलो कोई बात नहीं। टोटल 28 व्यक्ति थे सम्मेलन में, उसमें से 8 व्यक्ति ने मना कर दिया हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो एक्चुअली कितने व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं, केवल 21 मिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए गए, देन हाउ मेनी हैंडशेक्स वर देयर, कुल कितने हाथ मिलाए गए। तो अब आप 28 नंबर तो भूल ही जाओ, आपके सामने जो नंबर है दैट इज 21, 21 है, ये वाला नंबर याद रखिएगा। अब मेरी बात को समझना कि 21 व्यक्ति हैं, मेरी क्लास में बैठे हैं, आप भी बैठे हो, जो मेरी वीडियो देख रहा है वो भी बैठा है यहाँ पर, और मैं भी हूं इसी क्लास में, हम सब मिलाकर इंक्लूडिंग मी, मुझे भी इंक्लूड कर लेना, कुल 21 व्यक्ति हैं। अच्छा, एक आदत होती है दोस्तों की, जब दोस्त मिलते हैं तो एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं कि भाई कैसा है कैसा है। कैसे हैंडशेक होगा, हम 21 व्यक्तियों का, सबसे पहले मैं खड़ा हो जाता हूं और मैं एक एक करके हैंडशेक करना शुरू करूंगा। बताओ कितने लोगों से हैंडशेक कर दूंगा, कि सर 20 लोगों से। क्यों, 21वां व्यक्ति तो मैं खुद ही हूं। क्या बात समझ में आ गई, मेरे हैंडशेक कितने लोगों से होंगे, 20 लोगों से होंगे। अब मेरा हैंडशेक हो गया, मैं तो बैठ गया अपनी सीट पर जाकर। अब एक और कोई, मान लो ये जो मेरी वीडियो आप देख रहे हो, आप ही खड़े हो गए,
अब आप हैंडशेक करना शुरू करोगे इन सब लोगों से, बताओ कितनों से हैंडशेक करोगे? नहीं, गलत कह रहे हैं। अब आप 20 से नहीं करोगे, अब आप 19 से हैंडशेक करोगे। 19 से हैंडशेक क्यों करोगे? क्योंकि आपका और मेरा हैंडशेक तो ऑलरेडी हो चुका, इसलिए अब कितने लोग रह गए? 20 की जगह 19 रह गए। अब ऐसे ही कोई तीसरा व्यक्ति खड़ा होगा तो आप क्या सोच रहे हो, वो 19 से करेगा? नहीं, वो 18 से करेगा, क्योंकि वो आपसे नहीं करने वाला और मुझसे नहीं करने वाला, क्योंकि हम दो से उसका हैंडशेक ऑलरेडी हो चुका है। इसी प्रकार अंत में जाकर जो व्यक्ति बचेगा ना, एक बचेगा, वो अकेला एक ही व्यक्ति से हैंडशेक कर पाएगा, एक ही व्यक्ति से हैंडशेक कर पाएगा। तो आप देखिए, ये n नेचुरल नंबर का सम हो गया, n नेचुरल नंबर का सम हो गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर कैसे निकालते हैं जानते हैं आप इसको? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही तरीका है आपका। इसमें n कितना है पता है? ये रहा, यानी कि 20। n प्लस 1 कितना हो गया बताओ? 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 20 कट गया 10 बार, 10 का गुणा 21 से हो गया, तो 210 हैंडशेक होंगे। जी हाँ, इस सम्मेलन में जो हाथ मिलाए गए वो 210 है, 210 यानी कि 210 होंगे। क्या ये बात मेरी आपको समझ में आ गई? यदि समझ में आ गई तो मैं आपको इसी सवाल को करने का एक और शानदार तरीका बताता हूं। देखो भाई, हम कितने लोग हैं यहां पर? 21 हैं। अब हैंडशेक करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? क्या मैं अकेला अपने आप से ही हैंडशेक कर सकता हूं? कर तो सकता हूं, लेकिन वो होता नहीं है जनरली। तो हैंडशेक करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मतलब मैं किसी एक व्यक्ति से हैंडशेक कर पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को हैंडशेक करने के लिए एक और व्यक्ति की जरूरत है, यानी कि हैंडशेक करने के लिए 2 व्यक्ति लगेंगे, याद रखिएगा। तो 21 टोटल हैं, इसमें से 2 व्यक्तियों को सेलेक्ट करने के तरीके हम लोग निकालने जा रहे हैं। आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें एक फॉर्मूला आता है एनसीआर, जो हमें बताता है एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के कितने कॉम्बिनेशंस, कितने तरीके बन सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही तरीका होता है। अच्छा, ये n है, ये r है, मुझे बताइए फैक्टोरियल n कितना हुआ? 21 फैक्टोरियल में, अपॉन फैक्टोरियल r की जगह कितना हुआ? 2, और 21 माइनस 2 हो गया। अभी देखो, ये फैक्टोरियल 21 है, मैं 21 गुणा 20 लिख सकता हूं इसको फैक्टोरियल में, अपॉन ये फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होता है, फैक्टोरियल 21 माइनस 1 फैक्टोरियल 20 हो गया है। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? 21c2, ऊपर वाला ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाला नीचे फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा के, अच्छा 2 घटाना था, मैंने गलती से ये लिख दिया। चलो दोबारा से बताता हूं आपको। हाँ भाई, अभी देखो 21 गुणा 20 गुणा 19 गुणा 18, यहां जगह नहीं रही, फैक्टोरियल में 18 अपॉन, बल्कि 19 ही आएगा, फैक्टोरियल से पहले 19 ही आएगा फैक्टोरियल में, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल का तो 2 हो गया, और ये 21 में से 2 गए 19 हो गया, फैक्टोरियल 19 से 19 कट गया, 2 से 10 बार कट गया, अगेन आंसर कितना आ गया आपका? 210 आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, यदि आपको एनसीआर पता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? ये है थोड़ा सा डिफरेंट और मजेदार सवाल। सवाल कह रहा है 4 बक्सों का वजन दे रखा है, क्रमशः 30, 40, 50 और 100 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता, हमें यह चाहिए। यदि एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जाए, एक बक्सा एक ही बार यूज करना है, ऐसा नहीं कि 30 वाला 2 बार यूज कर लो, नहीं, 30 वाला एक बार हो गया तो बस, फिर नहीं करना है। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन से समझने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है 190। तो मेरे हिसाब से 190 कुछ बक्सों का ऐसा संयोजन किया जाए कि 190 वजन बन जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखना जरा, मैंने यहां से 100 ले लिया, पहले 100, उसके बाद मैंने यहां से 50 भी ले लिया, 50, उसके बाद मैंने यहां से 40 भी ले लिया, बताइए कितना हो जाएगा?
ये हो गया 100 और 50 150 और 40 190 ही हो जाएगा, यानी कि ये तो बन जाएगा। और हमें चाहिए कौन सा नहीं बन सकता, तो ये तो बन जाएगा। अब आइए दूसरे पर 180 पर 180 की बात करूं तो ये भी बन जाएगा। देखो 100 में कितना जोड़ूं बताओ, 100 में 50 जोड़ देता हूं तो 150 हो गया। अब 40 की जगह 30 वाला बक्सा जोड़ देता हूं ये वाला, तो 180 हो गया क्या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अभी 160 पर आते हैं 160 पर। 160 की बात करें तो आप कैसे जोड़ोगे बताओ, कि आप कैसे भी जोड़ लो भाई, कैसे भी जोड़ लो, लेकिन आप 160 नहीं बना सकते। देखो जैसे 30 और 40 70, 70 में 50 जोड़ोगे तो 120 होगा, नहीं हुआ ना। अच्छा मान लो 30 और 50 80, 80 में 40 जोड़ोगे तो 120 होगा। मान लो 30 और 50 80, 80 में 100 जोड़ोगे तो 180 होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आप कोई सा भी संयोजन बना लेना, 160 आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यही वाला विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। ये करेक्ट है एकदम से आंसर, यानी कि कौन सा संयोजन नहीं बन सकता, 160, 160 इससे नहीं बनाया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देयर वर 120 चीतास इन द सेंचुरी। जैसे वर्ल्ड सेंचुरी होती है, टाइगर की सेंचुरी होती है, उसी सेंचुरी की बात हो रही है, अभ्यारण्य जैसे हिंदी में बोलते हैं। कह रहा है अभ्यारण्य में 120 चीते थे, उनमें से 20% अज्ञात शिकारियों द्वारा मार दिए गए। मार दिए बेचारे चीते, 120 में से 20 मार दिए। बताओ कितने रह गए, 120 में से 20 चीते मार दिए तो कितने रह गए, कि सर 100 रह गए। अब क्या हुआ, शेष में से 50% अभ्यारण्य में आग लगने से मर गए। गर्मियों में जंगल में आग वाग लग जाती है, जल के मर गए 50%। तो 100 का 50% यानी कि 1/2 निकाल दूं, वही होता है ना। 50 मर गए तो बच कितने गए होंगे, कि सर 50 ही बच गए होंगे। बस यही पूछा है अभ्यारण्य में कितने चीते हैं, तो 50 हैं और कितने हैं, आंसर आ गया डी दिल्ली। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये है अगला सवाल आपके सामने कि रमेश आए रमेश होगा ये शायद, है ना। रमेश को कुछ आम मिले जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों से 3 गुनी थी। यदि उसे कुल 68 मिले हो तो उनमें से कितने कच्चे थे, ये बताना है। इससे आसान प्रश्न हो सकता है क्या कोई। देखो रमेश को कुछ आम मिले हैं, उसमें से कुछ कच्चे हैं तो कुछ कैसे हैं, पक्के हैं। अच्छा कच्चे पक्के हैं, तो कच्चे पक्के की बात करते हैं। तो उसने कहा कि कच्चे आमों की, यहां से कह रहा है जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों से 3 गुनी थी, यानी कि कच्चे यदि x थे तो पक्के उसके 3 गुने होकर कितने थे, 3x थे। तो कच्चे पक्के मिला दूं तो कुल आम बन जाएंगे, और कुल आम कितने बताए गए थे कि सर यदि उसे कुल 68 मिले हो तो कुल आम 68 है, तो ये 68 के बराबर हो गई वैल्यू। तो 4x बराबर कितने के हो जाएगा, 68 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4 सत्ते 28, तो x की वैल्यू आ गई 17। उसने पूछा क्या है हमसे, पूछा है उनमें से कितने कच्चे थे। तो कच्चे आम हमने कितने माने थे पता है आपको, x माने थे, और x ही निकल कर आया है 17, यानी कि कच्चे आमों की संख्या कितनी होगी, 17, यानी कि 17। पक्के पूछे तो 3 गुना कर देना, 17 तिया 51, 51 पक्के थे, और 17 और 51 जोड़ दें तो 68 ही हो जाएंगे, और कितने होंगे। ठीक है आइए अगला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। ब्लड रिलेशन जैसा दिखाई देता है लेकिन है गणितीय तर्क शक्ति के अंतर्गत। क्या है सवाल, सुनिए और समझें। एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, उनकी पत्नियां, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ये हमको बताना है। चलो जैसे पढ़ा वैसे ही लिखा, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आता है। सवाल कह रहा है एक परिवार में एक व्यक्ति, तो एक तो व्यक्ति हो गया, सही है। अच्छा उसकी पत्नी, तो एक उसकी पत्नी हो गई। उसके 3 पुत्र, तो उसके 3 पुत्र हो गए। उनकी पत्नियां, यानी कि 3 पुत्रों की 3 ही पत्नियां हो गई। अब आप सोचोगे साहब किसी ने 2 शादी कर रखी हो, तो ऐसी जानकारी मुझे यहां नहीं दी है, नहीं तो मैं वो भी जोड़ देता। ठीक है अच्छा 3 पत्नियां हो गई, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे। तो 3 पुत्र थे, 3 ही परिवार हो गए ना उनके, हर परिवार में 3-3 बच्चे, तो 3 तिया 9 बच्चे हो गए। भाई बड़ा भारी जिला बना रखा है इनने, परिवार क्या है, मुझे ऐसा लगता है।
जोड़ लीजिए, 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16 और 1 17, यानी कि परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 17। 17 इज दी करेक्ट आंसर। 17 बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है, समझ में आ गई है। देखो भाई, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम विद अरिहंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर टैप कर दीजिए, ऑल पर टैप कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले सभी टीचर्स के सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम घंटी बजाकर मिलते रहे, आपको उसमें मेहनत ना करनी पड़े। और जो मैं यहाँ सॉल्यूशन करा रहा हूँ ना क्वेश्चंस का, ये जो भी कुछ मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, ये सब एज इट इज सेव होकर आपको मिल सकता है। लेकिन कैसे? तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक कीजिए, रिडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम पर, और वहां पर जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, साथ ही साथ और भी बहुत सारी पीडीएफ्स आपको वहां पर स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, उसके बाद में 2 दर्जन सेब और शामिल कर दिए गए, फिर 10 सेब सड़ गए, उन्हें निकाल दिया गया। वो तो निकालना ही चाहिए, बाकी को भी सड़ा देंगे, क्या फायदा है। शेष सेबों को बराबर बराबर 2 टोकरियों में रख दिया गया, तदनुसार प्रत्येक में कितने सेब हैं आपको ये बताना है। चलिए ठीक है, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं। आप जानते हैं ना, 1 दर्जन में 12 होते हैं, जानते हैं। यहाँ पे 12 ही दर्जन है, तो 12 12 144 सेब हो गए कि नहीं हो गए एक टोकरी के अंदर? बिल्कुल हो गए। अब क्या हुआ कि इसमें 2 दर्जन सेब और शामिल कर दिए। 2 दर्जन का मतलब 24 सेब और शामिल कर देते हैं, कर दीजिए। अभी कितने हो गए ये? सर ये 8 और ये 6 और ये 168 सेब हो गए। फिर 10 सेब सड़ गए, उनको बाहर निकाल दिया गया। निकाल दो, नहीं तो बाकी को भी खराब कर देंगे। 10 सेब इसमें से निकाल देंगे तो आपके पास 158 सेब बचेंगे। अब इनको 2 टोकरियों में बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया, तो आप इसमें 2 का ही भाग लगा दीजिए। 2 सत्ते 14, 1 बचा 18 हो गया, 2 नाम 18, यानी कि प्रत्येक टोकरी में सेब कितने हो जाएंगे? 79, 79 हो जाएंगे, यानी कि सी चेन्नई एकदम से करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। सी चेन्नई एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत बेहतरीन है, शानदार है, देखिएगा। एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं। किताबें आप पढ़ते हैं ना, उसमें पृष्ठ यानी कि पेज की संख्या कितनी होती है? 300, 400, 250, 200, उसी की बात हो रही है। एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप एक बात समझो, आप मुझे ये बताओ, जैसे मैंने यहां पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ मैंने कितनी लाइन खींची हैं? कितनी खींची है, कैसे बताओगे? ऐसे कर लो, देखो सर मैंने 1 2 3 खींची है, मल्टीप्लाई कर दो इसे नंबर ऑफ पंक्तियों से। 1 2 3 4 है ना ये, तो 4 तिया 12, यानी कि 12 लाइनें मैंने इसमें खींची हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। मैं क्यों समझा रहा हूं ये वाली बात, समझना मेरी बात को। उसने कहा एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं, चलो ये बात हमने समझ ली। कह रहा है प्रत्येक पृष्ठ में 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां, ये पंक्ति पंक्ति पंक्ति, और प्रत्येक पंक्ति में 10 शब्द। एक पंक्ति में 10 शब्द होंगे, तो ऐसी पंक्ति कितनी है? 20 पंक्तियां हैं एक पेज पर, और पेज टोटल कितने हैं? 300। तो इनका भी गुणा कर देता हूं, तो इन सब का गुणा कर दो। 1 2 और 2 4 जीरो, तो ये हो गए 1 2 3 4, और 3 दूनी 6 ये हो गया, यानी कि 60,000 शब्द होंगे। कि सर विकल्प तो है नहीं, तो आप नोटिस करो कि ये विकल्प और आपके पिछले क्वेश्चन के विकल्प सेम टू सेम छपे हैं कि नहीं छपे हैं? तो वो हमारे टाइपिस्ट महोदय ने मिस्टेक कर रखी है, उसके लिए उनकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहूंगा। आपका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा 60,000 शब्द, 60,000 शब्द होंगे, 60,000 शब्द होंगे। कहां पर? 300 पेजों की पुस्तक में। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, एकदम से करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है,
चलिए बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, आइए जानते हैं। अगला सवाल भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये आउट जा रहा है ना। हाँ, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। अच्छा, इसमें तो कुछ नंबरिंग भी इधर उधर चली गई है, चलो कोई बात नहीं है, करेंगे मैनेज कैसे ना कैसे। देखिए सवाल कहता है, एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं। महिलाओं में से 1/2 विवाहित हैं और विवाहित महिलाओं में से 1/3 के बच्चे हैं। यदि पुरुषों में से 3/4 विवाहित हैं और विवाहित पुरुषों में से 2/3 के बच्चे भी हैं, तो कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के है, ये आपको बताना है। हालांकि हम लोग लाइव नहीं हैं तो मैं आपको समय नहीं दे सकता करने के लिए, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हो ना कि वीडियो को पॉज कर लें और आराम से पेपर पेन से सॉल्व कर लें और उसके बाद मुझे बता दें कि इसका आंसर क्या आएगा। ऐसा ही करिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, सॉल्यूशन करिए और बताइए। अच्छा, ऑप्शन देखो, 5/18, 4/9, 11/18, 17/36। तो ऑप्शन की शक्ल देख लो कि हमें आंसर कैसा चाहिए, ठीक है। बिना ऑप्शन के काम नहीं चलेगा। अब आइए जरा सवाल को समझते हैं। सवाल कहता है, कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं। फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल कितनी है कि सर 1/3 है। जब 1/3 फीमेल है तो मेल कितने होंगे कि सर 2/3 मेल होंगे। फिर और कितने होते हैं, 1/3 फीमेल तो 2/3 मेल होंगे। आगे कहता है 1/3 कर्मचारी महिलाओं में से 1/2 विवाहित है, इनकी शादी करा दो। 1/2 की इनमें से करा दी। फिर कह रहा है विवाहित महिलाओं में से 1/3 के बच्चे हैं, तो इसका 1/3 निकाल दो तो वो महिलाएं आ जाएंगी जिनके बच्चे हैं। इसे थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, मेल है ना। कितने थे हमारे पास, 2/3 थे। यदि पुरुषों में से 3/4 विवाहित है, तो पुरुष तो ये रहे हमारे पास, तो इसका 3/4 निकाल दूंगा तो हमें पता चल जाएगा विवाहित पुरुष इतने हैं। और विवाहित पुरुषों में से 2/3 के बच्चे भी हैं, तो इसका 2/3 निकाल दूंगा तो पता चल जाएगा बच्चे कितने लोगों के पास हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के है, ये पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले ये बताओ, ये वो फीमेल हैं जो कि शादीशुदा होने के बाद जिनके पास बच्चे हैं, तो इन्हें जोड़ लें। कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यानी कि 1/18 भाग हो गया वो महिला कर्मचारी जिनके पास बच्चे भी हैं। अच्छा, ऐसे ही इसे 2 दूनी 4 काट दें, 3 से 3 काट दें तो ये 1/3 भाग निकल आया। ये किसका, वो पुरुष कर्मचारी जिन पर बच्चे हैं, ठीक है, विवाहित होने के बाद उन पे बच्चे हैं। उसने पूछा तो कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के है, जिन पे बच्चे ना हो। तो आप ऐसा करो कि एक में से, टोटल कोई भी चीज एक होती है, उसमें से आप उन कर्मचारियों को घटाओ जिनके पास बच्चे हैं, तो वो कर्मचारी बचेंगे जिनके पास बच्चे नहीं है। तो आप बताओ महिलाएं कितनी थी जिन पे बच्चे थे कि सर 1/18 भाग महिलाएं थी। अच्छा, पुरुष कितने थे जिन पे बच्चे थे, 1/3 भाग पुरुष थे। तो ये वो हो गए जिन पे बच्चे हैं, इन्हें जोड़कर एक में से घटा दूंगा, बिना बच्चों वाले कर्मचारियों का भाग निकल के आ जाएगा। एलसीएम 18 और 3 का कितना आया, 18। 18 एकम 18, 1 का गुणा 1 से 1 आया, 3 से 6 बार, 6 का गुणा 1 से 6 आया। और उसके बाद इसे घटाना है हमें किसमें से कि सर 1 में से घटाना है। ये 7/18 हो गया। जब आप 1 में से 7/18 घटाओगे तो 18 एकम 18 में से 7 गया तो कितना बचा, 11। नीचे कितना है, 18। तो आंसर आ गया 11/18 भाग वो है जो कर्मचारी बिना बच्चों के हैं। तो 11/18 आपको सी विकल्प में दे रखा है, एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात, और उम्मीद पर आप भी खड़े उतरिए, कमेंट करते रहिए और मुझे बताते रहिए। नहीं तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, चलो बिना लिखे आप मुझे उसका जवाब दे देना। सुनेंगे ध्यान से, लो इसे ब्लैंक कर दूं, नहीं तो कुछ लोग इसी पे दिमाग लगाते रहेंगे यही सवाल है क्या। नहीं, मैं क्वेश्चन मौखिक रूप से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना और जवाब देना। कि एक व्यापारी है जो मुंबई से 50-50 पीस कपड़ों के खरीदता है और 2 बोरों में भरता है और लेकर चल देता है अपने शहर आने के लिए। आई रिपीट, एक व्यापारी है जो 50-50 पीस कपड़ों के भरता है 2 बोरों में, 50 एक बोरे में, 50 दूसरे बोरे में, और उन्हें लेकर चल देता है अपने शहर आने के लिए।
लेकिन रास्ते में उसे 50 लोग ऐसे मिलेंगे जो उससे टैक्स मांगते हैं। भाई आप यहां से लेकर जा रहे हो कपड़े खरीद के, टैक्स तो देना पड़ेगा। 50 लोग ऐसे मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हारे पास जितने बोरे हैं उतने ही पीस टैक्स के रूप में कपड़ा हमें दे दीजिए। यदि इसी प्रकार वो व्यक्ति सभी 50 लोगों को टैक्स देता हुआ जाए तो अपने शहर कितने कपड़े लेकर पहुंचेगा? पॉज कर लें, आंसर दे दें। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का आंसर शून्य आ रहा होगा कि सर 0 लेकर पहुंचेगा। अच्छा, बहुत से लोग तो रीजनिंग लगाकर पता है क्या बोलते हैं कि सर 2 बोरे लेकर पहुंचेगा और कुछ भी नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि वो 2 बोरे लेकर आया? तो कैसा व्यापारी, फिर कैसा व्यापार, सब कुछ तो टैक्स में ही दिया आया, 0 लेकर आया। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। आप ये मान लो कि आप ही हैं वो व्यापारी जो कि 50-50 पीस 2 बोरों में भरकर अपने शहर के लिए लेकर निकले। रास्ते में आप बस में बैठे थे, ट्रेन में बैठे थे, पहला व्यक्ति आया टैक्स मांगने वाला, आपसे बोला भैया कितने बोरे हैं तुम पे? उतने ही पीस हमें टैक्स के चाहिए। तो आपने कहा 2 बोरे हैं, और उसने कहा 2 पीस दे दो। तो आप क्या करोगे? पहला बोरा खोलोगे, 1 पीस दे दोगे, फिर इसे बंद कर दोगे, फिर दूसरा बोरा खोलोगे, दूसरा पीस दोगे। ऐसा करोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं ना। आप कहोगे सर तुझे 2 पीस चाहिए ना, तो ले मैंने पहले बोरे में से 2 पीस दे दिए। ऐसे ही 2-2 पीस पहले बोरे में से देते रहना। ये पहला बोरा कितने लोगों पर खत्म हो जाएगा? 25 लोगों पर। फेंक दो, खाली हो गया। अब टैक्स मांगने वाले 25 बचे हैं, ध्यान रखना। बोरा आपके पास 1 बचा है। अब अगला व्यक्ति आएगा, आपसे कहेगा कितने बोरे हैं? तो कहना 1 है, तो 1 पीस दे दो। तो 1 पीस उसे दे देना, 1 पीस देते जाना। अगले 25 लोगों पे 25 और बट गए, तब भी तो आपके पास 25 पीस बचे कि नहीं बचे? तो वो अपने शहर कितने पीस लेकर पहुंचेगा? 25 पीस लेकर पहुंचेगा। 0 मत कहना, 2 बोरे मत कहना। ठीक है, कैसा लगा सवाल कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये है अगला सवाल आपके सामने। 1 मिनट, इस पेज को डिलीट कर दूं, ब्लैंक था। हाँ भाई, अगला सवाल है ये आपके सामने। क्या कहता है देखें, थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसको। सवाल कहता है कि फलों की 3 टोकरियां हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से 2 गुने फल हैं। तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 1/4 फल हैं। सभी टोकरियों के फलों का औसत 30 फल है। पहली टोकरी में कितने फल हैं आपको ये बताना है। ये बताना है आपको पहली टोकरी में कितने फल हैं। तो चलो भाई देखना जरा, पहली टोकरी में कितने फल हैं, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा, इससे तो बनेगा नहीं बात, तो मैं टोकरी बना ही देता हूं। ये देखो भाई, ये टोकरी 1, ये टोकरी 2 और ये टोकरी 3। मैंने 3 टोकरी बना दी। इनका नाम रख दिया A, B और C। ठीक है, इनका नाम रख दिया मैंने A, B और C। A, B और C। अब सवाल क्या कहता है, इस बात को समझना ध्यान से। सवाल ये कहता है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से 2 गुने फल हैं। तो दूसरी में कितने हैं? हमने मान लिया x है। तो पहली में दूसरी के 2 गुने होकर कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। आगे कहता है तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 1/4 है। तीसरी में पहली टोकरी जो 2x रखती थी उसके 1/4 फल है तीसरी टोकरी में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अभी इसे फर्दर सॉल्व कर लो, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 1/2 x का गुणा ऊपर, यानी कि x/2 हो गए, यानी कि आधा हो गए। ठीक है, x का आधा हो गए। पूछ रहा है सभी टोकरियों के फलों का औसत 30 फल है। औसत कैसे निकलता है जानते हैं? तीनों को जोड़ दें और इसमें भाग दे दें। कितने का? 3 का। तभी तो औसत निकलेगा, तभी तो औसत निकलेगा। अच्छा, औसत कितना दिया गया है? कि सर औसत 30 दिया है, तो 30 के बराबर रख दो। अब मुझे बताओ, ये 30 का 3 से गुणा हो जाएगा तो 90 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तीनों टोकरी जोड़ें, 2x और 1x, 3x और आधा x, 3.5x हो गया। क्या 3.5x को मैं 7/2x लिख सकता हूं? कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। 3.5 ही हुआ ना ये, 2 दूनी 4, x/2 बचा ये, 2x और एक 3x, 3x और x/2, यानी कि 3.5 हो गया। 3.5 को 7/2x लिख सकते हैं। ठीक है, अभी
ये तो कटेगा नहीं, 7 एकम 7, क्या गड़बड़ हुई है, 1/4 हैं 2x के, 2 दूनी 4। 1 मिनट रुकना जरा, टोकरी मिटानी पड़ेगी, ये टोकरी समस्या कर गई लगता है। देखते हैं कहीं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी के दोगुने, तो दूसरी में x मान लिए तो पहली में कितने हो गए, 2x हो गए। तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 1/4, तो पहली टोकरी के कितने हैं, 2x, इसका 1/4 कर दिया, इतना हो गया। ये 2 बार ही कटेगा। इन सबको जोड़ लूं तब इसका एवरेज निकलेगा 3 का भाग लगाकर, बराबर कितना आना चाहिए कि सर 30 आना चाहिए। ये 90 हो गया। अच्छा, 90 किसके बराबर होगा, 2x और 3x, 3x और ये आधा x, तो 3x और आधा x तो आपका 3.5 हो गया। 3.5 का मतलब 7x/2 ही हुआ, सही है। ये 180 हो गया, तो x बराबर 180/7 हो गया। 7 दूनी 14 हो गया। नहीं भाई, ये तो कुछ गड़बड़ है, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ नोट हुआ है इसमें। मैं एक बार प्रूफ रीडिंग करूंगा तब आपको बताऊंगा कि सही है या कोई गड़बड़ है इसमें, ठीक है। 1 सेकंड का समय दीजिए बस आप मुझे, मैं आपको बताता हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दुगने फल हैं, तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 3/4 फल हैं। वही तो मैं कहूँ, ये क्या हो रहा है, 3/4 हैं, ये 3/4 हैं, ध्यान देना, 3/4, यही गड़बड़ हो रही थी। ये 3/4 फल हैं, 3/4 हैं। अब हो जाएगा काम, देखिएगा। आइए देखें, पहली टोकरी में दूसरी के 2 गुने, तो दूसरी में x, तो पहली में हो गए 2 गुने हो गए 2x। तीसरी में पहली वाली टोकरी के 3/4, तो 3/4 कर दिया, ठीक है। इन तीनों को जोड़ना है और भाग भी लगाना है 3 का, तभी औसत निकलेगा। बराबर कितने के आना चाहिए, 30 के। 2 से काटा है 2 बार, ठीक है। अब ये 2x और 1x 3x हो गए, और ये 3/2 का मतलब 1.5x हो गए, तो 3 और 1.5 कितने हो गए, 4.5x हो गए। 4.5 को मैं 9/2x लिख सकता हूं। अच्छा, बराबर कितना हो गया कि सर 90 हो गया। अब ये 9 से काटा 10 बार, ये 2 का गुणा वहां हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अच्छा, x मैंने कौन सी टोकरी मानी थी, दूसरी। उसने पूछे कौन सी टोकरी में फल हैं, पहली टोकरी में। पहली टोकरी में 2x थे, तो 2 गुणा x की वैल्यू 20, तो 2 गुणा 20 बराबर 40 फल होंगे पहली टोकरी में। 40, अच्छा ये 0 गड़बड़ कर दिया इन्हें, 40 फल होंगे, यानी कि डी दिल्ली करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छी तरीके से। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल ये है, एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए। चलो मैं यहां लिख देता हूं, मान लो x यात्री बैठे थे, पहले स्टॉप पर आधे उतर गए, यानी कि x का आधा होता है x/2, उतर जाएंगे, तो बचेंगे कितने कि सर x/2 ही बचेंगे ये 35 चढ़ गए, तो 35 हमने चढ़ा दिए, ठीक है, 35 चढ़ गए, प्लस 35 कर दिए। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, इसका 1/5 उतरेंगे तो रह कितने जाएंगे बस में, 4/5 ये रह गए। और 40 चढ़ गए, तो 40 हमने चढ़ा भी दिए। उसके बाद बस में 80 यात्री थे, तो बराबर रख दीजिए इसको 80 के। अब देखो ये 40 पहले वहां ले जाकर माइनस कर लें तो 40 ही रह जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो x + 70/2 हो जाएगा, है ना। और गुणा में क्या चल रहा है, यहां पर गुणा में चल रहा है 4/5, जो कि हो गया इधर जाकर कितना, 40। आप चाहें तो इस 4/5 को यहां पर 5/4 लिख सकते हैं। ये कट जाएगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 50। तो x + 70/2 बराबर हो गया 50, तो x + 70 बराबर कितना हो गया, 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और x हमने क्या माना था, शुरुआत में यात्री कितने थे बस में, तो वो x थे, यानी कि 30 एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। 30 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है। एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। माना कि फीमेल जो थी ना इसमें वो x थी, मेल जो थे, पुरुष जो थे वो 2x थे। तो अब जरा सवाल पढ़ना। एक बस पुरुषों
पुरुष कितने हैं 2x, तथा उनकी आधी संख्या 2x का आधा कितना होता है 1x के बराबर महिलाएं हैं उस बस में। उन्हें लेकर चल दी दिल्ली से, और कहां जा रही है मेरठ। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं, यानी कि ये अभी टोटल इसमें कितने हो गए हैं 3x हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ, मेरठ पहुंचने पर उसमें से 10 पुरुष उतर जाते हैं। जब 2x में से 10 उतर जाएंगे तो -10 कर दो। अच्छा, तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं, तो महिलाएं हो जाएंगी x+5, पहले x थी अब x+5 हो गई। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर हो गई, तो ये दोनों संख्या बराबर हो गई, बराबर रख दो। x को इधर लाओ, 2x में से घटेगा x ही बचेगा, 10 उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 15 आ गई। आपको पूछा क्या है, बस में जब वो शुरू से चली थी कुल कितने यात्री सवार हुए थे, पहले बताओ। मेल कितने थे 2x, 15 दूनी 30 तो मेल हो गए। फीमेल कितनी थी x, तो 15 फीमेल हो गई। टोटल कितने यात्री हो गए 30 और 15 45। जब बस चली थी तो कुल यात्रियों की संख्या उसमें कितनी थी 45 थी, 45 थी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। यह है अगला सवाल। 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। सिखा चुका हूं आपको। 10 छात्रों में से 2 छात्रों को सिलेक्ट करना है, और इसे सिलेक्ट करते ही पता चल जाएगा कितने हैंडशेक हुए। 10 को 2 बार घटा दो, यानी कि 10 गुणा 9 लिख दो, और 2 को रेज कर दो। रेज मतलब 1 से ले जाओ, कहां तक जा पाओगे 2 तक। 2 से काटा 5 बार, और 9 पंजे कितना हो गया 45 हो गया, 45 हो गया। यानी कि 45 हैंडशेक हुए, 45 ये यहां पर फिर से इनने 4 लिखना भूल गए हैं। अब एक सवाल इसी से मिलता जुलता मैं आपसे पूछता हूं। अभी तो यहां 10 छात्र थे, उनने हैंडशेक किया। मैं आपसे कह दूं 10 शादीशुदा जोड़े एक पार्टी में शामिल हुए। यदि प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया हो तो बताओ कितने हैंडशेक हुए। तो आप कहोगे सर 10 शादीशुदा जोड़ा मतलब एक जोड़े में पति पत्नी 2 लोग होते हैं, तो 10 जोड़े का मतलब कितने लोग हो गए 20 लोग हो गए। हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, 20C2 कर दो, 20 को 2 बार कम कर दो और 2 को रेज कर दो, 1 गुणा 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 10 बार तो 190 आएगा। यानी कि कुल कितने हैंडशेक हुए 190। तो मैं आपको बता दूं आपका आंसर गलत है। इसका आंसर इसमें से 10 केस का माइनस करने के बाद सही आएगा। यानी कि कुल कितने हैंडशेक हुए होंगे 180। कि सर ये 10 क्यों माइनस किया। भाई एक बात बताओ, जब पति पत्नी एक ही घर से तैयार होकर पार्टी में शामिल होने गए हैं, तो जब पार्टी में पहुंचेंगे तो कोई पति अपनी पत्नी से हाथ मिलाएगा, दूसरे की पत्नियों से मिलाएगा नहीं, साथ में दूसरों के पति से भी मिलाएगा, लेकिन अपनी पत्नी से कौन हाथ मिलाएगा। वो तो घर से ही गया कि बेवकूफ है, साथ में ही आ रहे हैं, हाथ मिलाने की क्या जरूरत है। टोटल ऐसे कितने केस होंगे 10 जोड़े, 10 ही केस होंगे जो आपस में हैंडशेक नहीं करेंगे, तो वो यहां पर आकर माइनस हो जाएंगे। टोटल 180 हैंडशेक होंगे, 180 हैंडशेक्स वर देयर। चलो देखो कितना शानदार प्रश्न आया अब आपके सामने, देखना जरा कितना लॉजिकल है। आप सोचो और मुझे जवाब दो। कह रहा है हम सारे और हम में से आधे, ये हम में से लिखा है, हम में से, हम सारे और हम में से आधे और हम में से चौथाई और तुम अकेले मिलाकर कुल 71 हो जाते हो, कुल 71 हो जाते हो, 71 हो जाते हो। तो बताओ हम वास्तव में कितने हैं। तो देखो जैसा वो कह रहा है वैसा करते चलो। हम सारे हैं x, हमने मान लिया हम सारे, और हम में से आधे, तो हमारे आधे कितने हो गए x/2, हमारे चौथाई यानी कि x/4, और अकेले तुम यानी कि एक तुम, मिला लें तो 71 हो जाते हैं, 71। ये 1 वहां ले जाओ 70 रह जाएगा कि नहीं। तो x + x/2 + x/4 बराबर 70 हो गया। एलसीएम लेने जा रहा हूं, 4 आएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये केवल x हो जाएगा, बराबर 70 हो गया। यहां लिखूंगा 4 और 2 6 और 1 7x हो गया, 7x हो गया, तो 7x/4 बराबर 70 हो गया। 7 से कट गया 10 बार, और ये x की वैल्यू 40 आ गई है ना। तो हम कुल वास्तव में कितने हैं 40 हैं, 40 हैं। देखो ये 0 हर बार हमारे टाइपिस्ट ने डी ऑप्शन का छोड़ रखा है, भैया पता नहीं क्या करा है इन्होंने, है ना। 40 है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको, आ रही है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल। संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा है,
वहां वह एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी सिंपल। कई बार क्या होता है, कंगा सिर में लगाओ, हम कंगा ही ढूंढते रहते, कंगा नहीं मिल रहा, कंगा नहीं मिल रहा, यहां लगा हुआ है। चश्मा सिर पे यहां पहन लिया, चश्मा खो गया, चश्मा खो गया, वही वाली बात है। संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, तो एक संतोष भी तो है, इसी को भूल कर चलते हैं हम लोग सबसे पहले, इसलिए हमारा आंसर गलत होता है। एक संतोष है, डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वहां एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला, ठीक है, एक पुरुष हो गया, 5 महिलाएं हो गई। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, यानी कि 5 महिलाएं थी तो 5 ही बच्चे थे उनके हाथ में। कुल कितने व्यक्ति हैं डिब्बे में? 5 और 5 10 और 2 12। देखो फिर से डी ऑप्शन का 2 गायब किया है हमारे टाइपिस्ट ने, पता नहीं क्यों किया है, क्या दुश्मनी चल रही है। और बाई चांस की बात है, डी ऑप्शन ही बार बार बन रहा है, डी ऑप्शन ही बार बार बन रहा है। अब मैं भी क्या कर सकता हूं इसमें। आई होप पॉइंट इज क्लियर टिल देन, टिल नाउ कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी ये क्वेश्चन हाथ मिलाने जैसा है, लेकिन वैसा है नहीं एक्चुअली। कह रहा है एक मित्र मंडल में 8 सदस्य, 8 लोग हैं मित्र मंडली में। उन्होंने दीपावली पर शुभकामना कार्ड भेजकर एक दूसरे को बधाई दी। ले भाई हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एक दूसरे को भेजे। ये बताइए कि उक्त मित्र मंडली द्वारा कितने शुभकामना कार्डों का प्रयोग किया जाएगा। भाई एक बात बताओ, 8 लोग हैं, उनमें से एक मैं हूं, मैं अपने कितने दोस्तों को कार्ड भेजूं? 8 को नहीं भेज सकता, मैं हूं 8वां, 7 को ही तो भेज पाऊंगा। अच्छा, अब जो अगला व्यक्ति होगा वो कितने लोगों को कार्ड भेजेगा? 6 को? नहीं, वो मुझे भी कार्ड भेजेगा, भले ही मैंने उसे भेजा है। कार्ड का तो आपस में लेन देन होता है ना, हैंडशेक थोड़ी है। यानी कि वो भी 7 ही लोगों को भेजेगा। तो कहने का मतलब यह है, एक व्यक्ति 7 को भेजेगा, ऐसे व्यक्ति 8 हैं, तो 8 सत्ते 56, 56 कार्ड्स का लेन देन होगा। 56 यानी कि सी चेन्नई सही है। देखो डी ऑप्शन में फिर से एक गायब कर रखा है, कुछ गड़बड़ तो हुई है। अच्छी बात है हमारा ऑप्शन डी नहीं आया है। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक टोकरी में सेवों की संख्या प्रत्येक मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है तो वह आधी कब भरी थी? मतलब एक टोकरी है, एक बकेट है, टोकरी है, इसमें सेब भरे हुए हैं, सेब। शर्त यह है कि ये हर अगले मिनट में दोगुने हो जाते हैं। जैसे इतने सेब हैं, अगले मिनट में दोगुने होकर इतने हो जाएंगे, फिर उसके भी दोगुने होकर इतने हो जाएंगे, ऐसे करके बढ़ रहे हैं। तो बताओ, यदि टोकरी 1 घंटे में पूरी भरी थी तो आधी कितने मिनट में भरी होगी? भाई 1 घंटा मतलब 60वें मिनट में पूरी भरी, तो उससे जस्ट पिछला वाला जो मिनट था 59वें मिनट में आधी रही होगी, तभी तो आधे की दोगुनी हुई अगले ही मिनट में। आधे का दोगुना पूरा 1 होता है, यानी कि 59 मिनट में टोकरी पूरी, सॉरी आधी भरी थी। 59 मिनट बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। अब कछुआ है ना, धीरे तो चलेगा ही, 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, मैंने यहां पर किलोमीटर लिख दिए, यहां पर घंटे लिख दिए, आवर्स लिख दिए। ठीक है, आइए समझते हैं कितना समय उसको लगेगा। आपको पता है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना, 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अब वो 20 मिनट विश्राम करता है हर किलोमीटर चलने के बाद। तो एक्चुअली 1 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा 20 मिनट में चली। अब जो दूसरा किलोमीटर चलेगा वो, या एक ही लिखता हूं, अगला 1 किलोमीटर चलेगा फिर 4 घंटे लेगा, यानी कि 8 घंटे। 4 और 4 8, 8 घंटा 20 मिनट हो गए, लेकिन 20 मिनट अपना और विश्राम करेगा तो 8 घंटे 40 मिनट हो गए। अब अगला तीसरा किलोमीटर चलेगा फिर 4 घंटे लेगा, तो 8 और 4 12 हो गए, 20 घंटे विश्राम करेगा, तो 12 घंटे वो और 20 इसमें जोड़ते ही 60 हो गए। 60 का मतलब 1 घंटा, तो 12 और 1 13 घंटे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आगे वो 3.5 किलोमीटर गया है केवल, तो आप चौथा किलोमीटर नहीं चला सकते, आप आधा किलोमीटर ही चलाएंगे उसको, तभी तो ये टोटल 3.5 किलोमीटर बनेगा। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने में 4 घंटे लग रहे थे, तो आधा किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगे होंगे, तो 2 घंटे ये लग गए। अब इन सबको जोड़ लें, यानी कि 13 और 2 कितने हो गए, 15 घंटे हो गए। 15 आवर्स में वो अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा। कि सर अब 20 मिनट के आधे 10 मिनट विश्राम नहीं करेगा? भाई अब वो अपने मुकाम पर पहुंच गया, अब वो विश्राम क्या परमानेंट ही विश्राम है, अब हमें क्या करना है, उसका पहुंच गया, खत्म हो गई बात। अब इसके बाद विश्राम कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखो, कितना शानदार सवाल है, पहले तो समझ लो। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी पोजीशन नंबर will always remain the same provided that the digit of the product are added together। हिंदी में पढ़ देता हूं, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो किसी भी स्थिति संख्या द्वारा गुणा किए जाने पर सदैव वही रहेगी। मतलब जैसे 8 है, 8 का गुणा 2 से करो, 8 दूनी 16। अब इसके जो दो नंबर आए हैं 6 और 1, इन्हें जोड़ो तो 6 और 1 7 हो रहे हैं, लेकिन होने चाहिए थे 8। वो ये चाहता है कि गुणा करके जो आए उसकी दोनों डिजिट जोड़कर यही नंबर बन जाए, वो ये चाहता है। तो अब आ जाइए 9 पर, मैं आपको जादू दिखाता हूं। 9 में आप 2 का गुणा करो, 9 दूनी 18 हो गया, 8 और 1 जोड़ दो, मिलेगा कितना? 9। किसी से भी करो, 9 का गुणा 5 से करो, 9 पंजे 45 हो गया, 45 के 4 और 5 जोड़ दो, कितना हो गया? 9। किसी से भी करो, 9 का गुणा 8 से करो, 9 अट्ठे 72 हो गया, 7 और 2 दोनों जोड़ दो, कितना हो गया? 9। तो 9 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है जिसका गुणा किसी भी डिजिट से कर देना, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उनकी डिजिट्स आपस में जो सम करेंगी वो कितना होगा? 9 ही होगा, यानी कि वही डिजिट लौटकर आपको मिल जाएगी, यानी कि डी दिल्ली एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और गणितीय तर्क शक्ति एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि आप एसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं, सीएचएसएल देने जा रहे हैं, सीपीओ देने जा रहे हैं, या एसएससी से रिलेटेड कोई भी पेपर, इवन फोर्सेस के एग्जाम की बात करें ना, हम पुलिस की भी बात करें, तो इन सभी पेपर्स में इसमें से एक दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे कि एजेस के नाम पर ही ले लीजिए, आयु संबंधी प्रश्न। बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं ना कि सर वो चैप्टर है एक आयु संबंधी, जी है तो गणित का ही ना, तो गणितीय तर्क शक्ति के अंतर्गत ही रखा गया है। सवाल गणित जैसे ही हैं, लेकिन उसके बाद भी रीजनिंग जैसा सेंस देते हैं। कैसा सेंस देते हैं? रीजनिंग जैसा ही सेंस देते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर कहता हूं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को लेट से 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। बी और सी उसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लगाते हैं, ठीक है। जबकि ए और सी मिलकर उसी कार्य को करने में केवल 10 दिन का ही समय लगाते हैं। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी इन तीनों में से सबसे जल्दी कार्य कौन खत्म करेगा। है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, यानी कि प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैथमेटिक्स ना लगाकर रीजनिंग लगाना और उसके बाद आप मुझे जवाब देना। मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे रीजनिंग लगाकर जवाब दे दें। चलो मैं आपको रीजनिंग लगाकर देता हूं जवाब। आप तो 12 15 10 का एलसीएम लोगे 60 पहले, फिर 12 पंजे 60 5 यूनिट करवाओगे, इससे 4 यूनिट करवाओगे, इससे 6 यूनिट करवाओगे, टोटल यूनिट निकालोगे, फिर एक एक व्यक्ति का काम निकालोगे। यही करोगे ना? हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ रीजनिंग लगाकर एक बात सोचनी है। वो क्या कि ए और बी दो व्यक्ति थे, 12 दिन में काम खत्म कर सकते थे। ए गुस्सा होकर चला गया, बी ने अपने साथ सी बुला लिया। ए गुस्सा होकर गया। अब वही काम जो 12 में खत्म हो रहा था 15 दिन में खत्म होने लगा। देखो बी तो वही है, नया कौन आया? सी। इसका मतलब ए व्यक्ति जो था वो जल्दी जल्दी काम खत्म करता होगा, तभी तो जल्दी खत्म होता था। अब देर में हो रहा है। अब क्या हुआ? बी चला गया, सी के साथ लौटकर फिर से ए आ गया। वही काम जो 15 में खत्म हो रहा था फिर से कितने में खत्म होने लगा? 10 में। तो आखिर वो कौन है जो जल्दी काम खत्म करता है? वो ए ही है। यानी कि ए सबसे जल्दी या सबसे पहले काम खत्म करेगा। तो ये है रीजनिंग। आपने गणित के अंदर भी रीजनिंग लगाई है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम विद अरिहंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।